तो आज हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आ गए आप। आज का हमारा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर का नाम ही एक क्वेश्चन है। ये चैप्टर पूछ रहा है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं क्या वो प्योर है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ प्योर है या इम्प्योर है। तो पहले समझते हैं कि प्योर चीज़ क्या होती है। तो ऐसी सब्सटेंस जो एक तरह के पार्टिकल से बनी हुई है उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जैसे हमारे पास ये कॉपर का पीस है, ये कॉपर का पीस है यानी ये कॉपर के पार्टिकल से बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉपर के पार्टिकल से ही बना हुआ है, तब इसे हम कहेंगे प्योर। एंड अगर हम वाटर ले, वाटर होता है H2O, तो वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि वाटर सिर्फ और सिर्फ H2O के पार्टिकल से बना हुआ है। अब ये जो पूरा H2O है ये एक पार्टिकल है। ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल से वाटर बना हुआ होता है। तो वाटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स है, तो वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। एंड अगर इस वाटर के अंदर हम नमक मिला दें तो अब इस वाटर के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हो गए, तो अब ये प्योर नहीं रहा, ये इम्प्योर हो गया। तो ऐसी सब्सटेंसेस जो अलग अलग तरह के पार्टिकल से बनी हुई होती है उन्हें हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे ये पानी के अंदर नमक, तो जो चीज़ एक तरह के पार्टिकल से बनी हुई है उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जो अलग अलग तरह के पार्टिकल से बनी हुई है उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो अब प्योर के भी दो टाइप्स हैं। एक होते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या हुआ, जैसे मैंने तुम्हें जो कॉपर का एग्जाम्पल दिया था, तो जो कॉपर बना हुआ है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉपर के ही पार्टिकल है, तो इस छोटे से पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। तो एलिमेंट वो चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एटम से बनी हुई है। एंड इसके एग्जाम्पल्स हो गए कॉपर, आयरन, ऑक्सीजन। कॉपर बना हुआ होगा कॉपर एटम से, आयरन बना हुआ होगा आयरन एटम से, ऑक्सीजन बनी हुई होगी ऑक्सीजन एटम से। तो ये सारी चीज़ें एक तरह के एटम से ही बनी हुई है, तो इन्हें हम कहेंगे एलिमेंट्स। एंड सेकेंड टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस है कंपाउंड्स। तो जैसे वाटर, वाटर बना हुआ होता है H2O से। H2O एक पूरा पार्टिकल है एंड इस पार्टिकल के अंदर दो H है। H यानी हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन है, यानी एक पार्टिकल दो हाइड्रोजन एटम्स एंड एक ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है, तो इसे हम कहेंगे कंपाउंड। तो अब तुम कहोगे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ दो तरह के पार्टिकल से बनी हुई है तो उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो इस हिसाब से तो वाटर भी इम्प्योर होना चाहिए क्योंकि ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो ये प्योर क्यों है? तो ये प्योर इसलिए है क्योंकि जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। हमेशा हमें दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन ही मिलेगा। तो ऐसी सब्सटेंसेस जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनी हुई है एंड उन चीज़ों का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, उन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलाने से बना है एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा 2:1। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कंपाउंड्स। जैसे एग्जाम्पल हो गया वाटर, वाटर यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन एंड दो ऑक्सीजन को मिलाने पे बनी है, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। तो ये होगी प्योर सब्सटेंसेस। अब देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस को। तो अगर मेरे पास कोई प्योर सब्सटेंस है जैसे वाटर एंड अगर मैं इसके अंदर कोई दूसरी सब्सटेंस ऐड कर दूं तो ये एक इम्प्योर चीज़ बन जाएगी। जैसे मैंने वाटर के अंदर शुगर को ऐड कर दिया तो ये एक इम्प्योर चीज़ बन गई। एंड वाटर को हमने इम्प्योर बनाया कैसे? शुगर को मिक्स करके। तो हम कह सकते हैं कि जो इम्प्योर चीज़ें होती हैं वो मिक्सचर होती हैं। जैसे ये वाटर एंड शुगर का मिक्सचर है तो ये एक इम्प्योर चीज़ है। तो इम्प्योर चीज़ों को हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। एंड एक मिक्सचर के अंदर कोई नई चीज़ नहीं बनती। जैसे हमने शुगर एंड वाटर को ऐड करा तो इसके अंदर शुगर एंड वाटर है, दोनों अलग अलग है, इन्हें हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो कोई चीज़ नई नहीं बनी, जैसी चीज़ पहले थी वैसे ही बाद में है। तो एक मिक्सचर के अंदर कोई नई चीज़ नहीं बनती। एंड मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जैसे हमारे पास वाटर है, इसके अंदर हमने शुगर ऐड करी एंड इसे अच्छे से मिक्स कर दिया,
तो ये एक मिक्सचर बन गया। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो शुगर एंड वाटर के पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। हर एक जगह वाटर एंड शुगर एक जैसे ही हैं। एंड अगर एक और एग्जांपल ले हम वाटर के अंदर ऑयल का, तो नीचे वाटर के पार्टिकल्स रह जाएंगे एंड ऊपर ऑयल फ्लोट करेगा। तो इसके अंदर ऑयल एंड वाटर यूनिफॉर्म नहीं है। ऊपर ऑयल एंड वाटर थोड़े मिक्स्ड है पर नीचे सिर्फ और सिर्फ वाटर है। तो इसकी जो कंपोजिशन है यानी बनावट वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो जो पहला वाला मिक्सचर है इसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड जो दूसरा वाला है इसे हम कहते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर हुआ जिसके अंदर सारी चीज़ें यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होती हैं, जैसे शुगर एंड वाटर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर चीज़ें यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होती। यानी अगर हम इस मिक्सचर को नीचे से देखें तो नीचे ये अलग है, ऊपर ये अलग है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसे हम कहते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हम कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं देख सकते। ऐसा तो कुछ है नहीं कि ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर तुम्हें क्या कोई बाउंड्री दिख रही है? नहीं। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर कोई भी सेपरेशन बाउंड्री दिखती नहीं है, यानी ऐसी बाउंड्री जो दो चीज़ों को सेपरेट करती है। तो इसके अंदर हमें शुगर एंड वाटर को सेपरेट करने वाली कोई बाउंड्री नहीं दिख रही। पर हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर ऑयल एंड वाटर दोनों अलग अलग है एंड इनके बीच में जो लाइन है ये है सेपरेशन बाउंड्री, तो ये विजिबल है। तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर सेपरेशन बाउंड्री विजिबल होती है। एंड होमोजीनियस मिक्सचर में सिर्फ और सिर्फ एक फेज़ होता है। जैसे ये मिक्सचर पूरा एक जैसा है तो ये एक फेज़ है, पर हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर ऊपर वाला अलग फेज़ दिख रहा है, नीचे वाला अलग दिख रहा है। तो इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा फेजेस हो सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हो गए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड और भी बहुत सारे ऐसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्म होते हैं उन्हें हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। एंड ऐसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं जैसे वाटर एंड ऑयल एंड सैंड एंड वाटर, सैंड नीचे सेटल हो जाती है, ऊपर वाटर रह जाता है, तो वो मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं होता, यानी वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये हो गए होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखते हैं सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, जैसे सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा तो इसे हम एक सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए लेमन वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर। एंड इसके और भी एग्जाम्पल है जैसे एयर। हमारे आसपास जो हवा है वो भी एक सॉल्यूशन है, जो स्टील होता है वो भी एक सॉल्यूशन है। तब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये चीज़ें सॉल्यूशन कैसे है। तो सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकती है, गैसियस भी हो सकती है एंड लिक्विड भी हो सकती है। तो अब देखते हैं सॉलिड को। तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉलिड चीज़ के अंदर हम दूसरी चीज़ को मिक्स कर देते हैं एंड कंडीशन ये है कि वो दोनों चीज़ें यूनिफॉर्मली मिक्स होनी चाहिए, तब जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। जैसे इसका एग्जांपल हो गया अलॉयज़। अगर हम एक मेटल को लें एंड उस मेटल के अंदर दूसरे मेटल को यूनिफॉर्मली मिक्स कर दें या फिर दूसरे नॉन मेटल को यूनिफॉर्मली मिक्स कर दें, तब जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं अलॉय। सीधा अलॉय नहीं बनता, हीट देते देते मेटल एक स्टेज पर मेल्ट हो जाता है, यानी लिक्विड बन जाता है। एंड लिक्विड बनने के बाद में हम उसके अंदर जो भी चीज़ ऐड करनी होती है, चाहे वो कोई मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, उन्हें भी लिक्विड में लेंगे, फिर उन दोनों को यूनिफॉर्मली मिक्स कर देंगे एंड फिर जब टेम्परेचर कम होगा तो वो फिर से सॉलिड बन जाएगा। तो ऐसे जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं अलॉय। अब देखते हैं गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन होती है एयर। एयर भी बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है एंड वो सारी गैसेस यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होती है, तो एयर भी एक तरह की सॉल्यूशन है। एंड लिक्विड सॉल्यूशन तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, जैसे शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्यूशन के लिए सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए कि चीज़ें यूनिफॉर्मली मिक्स होनी चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो अगर हम एक सॉल्यूशन बनाएं, हमारे पास वाटर है, इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्ट को ऐड करने के बाद ये एक सॉल्यूशन बन जाएगी।
पर ये सॉल्यूशन दो चीज़ों से बन रही है। पहली चीज़ है ये वाटर, दूसरा है सॉल्ट। तो ऐसी चीज़ जिसके अंदर दूसरी चीज़ डिज़ोल्व होती है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसी चीज़ जिसके अंदर दूसरी चीज़ डिज़ोल्व होती है, जैसे वाटर, वाटर के अंदर दूसरी चीज़ यानी सॉल्ट आके डिज़ोल्व हो रहा है तो इसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच अदर कंपोनेंट डिज़ोल्व्स, यानी सॉल्यूशन का एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर दूसरी चीज़ आके डिज़ोल्व होती है उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। याद रखना, सॉल्वेंट। एंड वो चीज़ जो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होती है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। जैसे ये सॉल्ट, सॉल्ट सॉल्यूट है क्योंकि ये सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल को देख के हम एक बात कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे कि वाटर यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में है, एंड सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है जैसे सॉल्ट। तो अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का तुम्हें पता चल गया। तुम कई बार सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए जो ऊपर वीडियो आ रही है इसे देखना मत भूलना, क्योंकि जितना भी तुमने अभी पढ़ा है वो सारा वेस्ट हो जाएगा अगर तुम कंफ्यूज हो गए। तो अगर सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट लिख दिया तो पूरा ही गलत हो जाएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, छोटी सी वीडियो है। तो अब सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन। तो अगर हम आयोडीन को अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगी उसे हम कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, अल्कोहल के अंदर आयोडीन को ऐड कर रहे हैं। तो अल्कोहल क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, एंड जो आयोडीन है वो क्या हो गया, सॉल्यूट। दूसरा एग्जाम्पल हो गया एरेटेड ड्रिंक्स का, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स को हम एरेटेड ड्रिंक्स कहते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व करी जाती है। तो हमने कई बार देखा होगा जब भी हम कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं तो उसके अंदर से गैस निकलती है, तो वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन ड्रिंक्स में क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व करा जाता है। तो यहाँ पर सॉल्यूट कौन सा हुआ, लिक्विड, क्योंकि लिक्विड के अंदर ही गैस डिसॉल्व होती है, एंड जो गैस है वो है सॉल्यूट। एंड थर्ड एग्जाम्पल है एयर। हमारे आसपास जो भी हवा है इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। तो हवा के अंदर ज़्यादातर नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 78% एंड ऑक्सीजन 21% होती है। इसे टोटल करने पे हमें मिलेगा 99%। तो जो बचा हुआ 1% है उसके अंदर और सारी गैसेस होती हैं जो छोटी छोटी क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। तो एयर के अंदर मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो क्या होगा, सॉल्वेंट, एंड जो कम क्वांटिटी में है वो है सॉल्यूट। तो नाइट्रोजन सॉल्वेंट है, ऑक्सीजन सॉल्यूट है। तो ये होगी सॉल्यूशन की डेफिनेशन एंड उसके एग्जांपल्स। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, यानी कैसे हमें पता चलेगा कि कोई चीज़ सॉल्यूशन है या नहीं। तो पहली बात तो यही है कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होती है। एंड अगर मेरे पास एक सॉल्ट की सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, तो इसके अंदर सॉल्ट एंड वाटर मिक्स्ड है, तो इस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हम देख थोड़ी सकते हैं। ऐसे हम थोड़ी देख सकते हैं कि ये वाटर पार्टिकल्स है, ये सॉल्ट पार्टिकल्स हैं। ऐसा तो हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हम बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते, यानी सीधी आंख से नहीं देख सकते। अगर वाटर के अंदर पत्थर को हम डिसॉल्व कर दें तो उन पत्थर को हम देख सकते हैं। तो अगर हम किसी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग अलग देख सकते हैं, यानी सॉल्यूट को अलग एंड सॉल्वेंट को अलग, तब वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी जो पत्थर एंड वाटर का मिक्सचर है वो एक सॉल्यूशन नहीं है, पर जो सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है वो एक सॉल्यूशन है। तो ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। अब एक नई चीज़ को समझते हैं। तो अगर किसी चीज़ से लाइट निकल रही है एंड उस लाइट के पाथ के बीच में कोई पार्टिकल है, तो ये लाइट आएगी, इस पार्टिकल से टकराएगी। लाइट पार्टिकल से टकराई,
तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इस लाइट को एब्जॉर्व कर लेगा एंड एब्जॉर्व करने के बाद ये लाइट को स्कैटर करेगा, यानी चमकने लग जाएगा। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट आई पार्टिकल के पास, पार्टिकल ने उसे एब्जॉर्व करा एंड फिर जब वो पार्टिकल चमकेगा तब उसे हम कहेंगे स्कैटरिंग। तो ये पार्टिकल बड़ा है, अगर इस पार्टिकल को हम छोटा कर दें तो अब ये पार्टिकल इस लाइट को एब्जॉर्व नहीं कर सकता, तो अगर वो एब्जॉर्व ही नहीं करेगा तो स्कैटर कैसे करेगा। एंड सेम यही चीज़ सॉल्यूशन के पार्टिकल के साथ होती है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो क्योंकि वो छोटे होते हैं तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, तो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज दे कांट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। तो अब ये बीम ऑफ लाइट क्या है, तो अगर किसी सोर्स से लाइट निकल रही है तो उस सोर्स से बहुत सारी लाइट की रेज निकलेगी, उन बहुत सारी रेज को हम कहते हैं बीम, यानी ए ग्रुप ऑफ रेज इज नोन एज बीम। ऐसा तो है नहीं कि एक ही रे सॉल्यूशन से टकराएगी, सॉल्यूशन से बहुत सारी रेज टकराएंगी, उन सारी रेज को एक साथ हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। एंड अगर हम एक सॉल्यूशन को ले उसे फिल्टर पेपर से पास कराएं तो उस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है शुगर एंड वाटर की, तो शुगर है यहाँ पे सॉल्यूट, वाटर है सॉल्वेंट। एंड अगर इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास कराया जाए यानी फिल्ट्रेशन कराया जाए तो शुगर फिल्टर थोड़ी हो जाएगी, शुगर वाटर के साथ ही फिल्टर पेपर से पास हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वी कांट सेपरेट सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज बहुत छोटा होता है, तो वो फिल्टर पेपर के पोर्स से आसानी से पास हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। अगर हम एक सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड रखें तो उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो नीचे सेटल थोड़ी हो जाएगा। अगर हमने वाटर एंड शुगर की सॉल्यूशन बनाई है तो थोड़ी देर बाद शुगर नीचे सेटल थोड़ी हो जाएगी। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल नहीं होते। तो ये होगी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन दो तरह की होती है, एक होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनती है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। तो जैसे हमारे पास ये एक सॉल्वेंट है, ये इसके पार्टिकल्स हैं, एंड अगर हम इसके अंदर सॉल्यूट मिक्स करें तो सॉल्यूट आएगा इस स्पेस के बीच में चला जाएगा। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो अभी भी खाली है, यानी और सॉल्यूट को हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी ऐसी सॉल्यूशन जिसके अंदर और सॉल्यूट ऐड करा जा सकता है, उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। एंड अगर इसके अंदर हम और सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी वो अब सारी भर गई, यानी अब और पार्टिकल्स इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि अब कोई स्पेस ही नहीं है। तो इससे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी ऐसी सॉल्यूशन जिसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व ना करा जा सके। एंड अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उस वजह से जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो भी बढ़ जाएगी। तो स्पेस बढ़ेगी तो और पार्टिकल्स इसके अंदर डिसॉल्व हो पाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूट के ज़्यादा पार्टिकल्स डिसॉल्व करे जा सकते हैं, इसलिए इन दोनों की डेफिनेशन में लिखा हुआ है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो और सॉल्यूट डिसॉल्व करा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, तो ये होगी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक और केस देखते हैं, जब हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, ये दोनों सॉल्यूशन है वाटर एंड सॉल्ट की, इसके अंदर कम सॉल्ट डिसॉल्व्ड है, इसके अंदर ज़्यादा सॉल्ट डिसॉल्व्ड है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है। पहली सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा सॉल्यूट है यानी ज़्यादा सॉल्ट है, दूसरी के अंदर कम सॉल्यूट है। तो इस कम एंड ज़्यादा सॉल्यूट वाली चीज़ को हम कहते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन की पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम कंसंट्रेशन कहेंगे।
या सिंपली कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। जैसे इस केस के अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर कम सॉल्ट प्रेजेंट है तो इसका कंसंट्रेशन कम है, इसके अंदर ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम मैथमेटिकली दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला मेथड है मास बाय मास परसेंटेज। जैसे नाम बता रहा है, मास बाय मास, यानी मास डिवाइडेड बाय मास। अब पहले हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, फिर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए हम हमेशा 100 यूज़ करते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूले से हम किसी भी सॉल्यूशन का मास बाय मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। एंड दूसरा तरीका है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मास बाय वॉल्यूम, यानी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है। तो ये है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है 40 ग्राम। सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट, एंड जो वाटर है वो है सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 320 ग्राम। एंड मास बाय मास परसेंटेज के अंदर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन बनेगी किससे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, यानी 320 प्लस 40 यानी 360 ग्राम। अब जो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला है उसे अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो इसके अंदर हम वैल्यू रख देते हैं 40 बाई 360 इंटू 100। तो हमारा आंसर आ गया 11.1%। तो ये आया है कंसंट्रेशन सॉल्ट एंड वाटर की सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब क्या है, तो ये है 11.1%। परसेंट का मतलब समझो, परसेंट यानी पर 100, सेंट का मतलब होता है 100। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 11.1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। यानी अगर हम इससे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन निकालें तो इस सॉल्यूशन के अंदर 11.1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट होगा, यानी 11.1 ग्राम ऑफ सॉल्ट इसके अंदर है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एंड इतनी देर हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। एंड सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर का टाइप है। अब थोड़ा हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन। ये दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर के टाइप्स हैं। तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइडल के, उससे बड़े पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के। तो पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल एंड सस्पेंशन के लिए पार्टिकल्स आर लार्जर देन कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसका अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है मिल्क एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन का एग्जांपल है मडी वाटर। तो मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ मडी वाटर। अगर हम मिल्क को थोड़ी देर बिना डिस्टर्ब करे रख दें तो ऐसा तो होगा नहीं कि पानी पानी ऊपर आ जाएगा एंड और चीज़ें नीचे सेटल हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। पर जो सस्पेंशन होते हैं उनमें ये चीज़ होती है। जैसे अगर हम मडी वाटर को लें एंड उसे थोड़ी देर अनडिस्टर्ब्ड रख दें तो हम देखेंगे कि नीचे मड सेटल होगी एंड ऊपर सिर्फ और सिर्फ वाटर है। तो कोलॉइडल के लिए हम लिख सकते हैं दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। एंड यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोलॉइडल स्टेबल होते हैं। एंड सस्पेंशन के लिए हम लिख सकते हैं दे सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं अगर उन्हें हम छेड़े ना तो। यानी अगर हम एक सस्पेंशन को लें एंड उसे अनडिस्टर्ब्ड रखते हैं बिना छेड़े, थोड़ी देर बाद सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे। तो ये सेटल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है एंड एक कोलॉइडल सॉल्यूशन एक बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर पाती है। यानी अगर हम मिल्क को लें एंड एक टॉर्च को लें तो उस टॉर्च से जो लाइट निकलेगी उसका पाथ हम उस
मिल्क के अंदर देख सकते हैं। एंड मिल्क क्या था? कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पाथ विजिबल होता है। एंड पाथ दिखेगा कैसे हमें? जब पार्टिकल लाइट को स्कैटर करेंगे। ये पॉइंट आगे और क्लियर हो जाएगा। एंड सस्पेंशन भी एक बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकता है। जैसे अगर हम मडी वाटर के सामने टॉर्च रख दें तो हमें उस टॉर्च से जो लाइट निकली है उसका पाथ विजिबल होगा। ये चीजें आगे और क्लियर हो जाएगी। कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया मिल्क एंड सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो गया मडी वाटर। तो ये होगी कोलोइडल एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब जो ये कोलोइडल सॉल्यूशन है ये दो चीजों से बनी हुई होती है। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज एंड एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। जैसे अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन बनी हुई है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। वैसे ही कोलोइडल बनी हुई होती है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम से। तो डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट के जैसा होता है, यानी जो चीज कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। एंड डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट के जैसे होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में हो उसे हम डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। तो अब इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को देखते हैं जो है टिंडल इफेक्ट। तो जैसे हमारे पास ये एक रे ऑफ लाइट है, ये इसके सामने एक पार्टिकल है। तो ये रे ऑफ लाइट इस पार्टिकल से टकराएगी। ये पार्टिकल इस रे को एब्जॉर्व कर लेगा एंड बाद में इसे स्कैटर करेगा, यानी चारों तरफ बिखेर देगा। एंड अगर इसके आसपास कोई इंसान है तो ये लाइट उस इंसान की आंख तक जाएगी, तो उस इंसान को ये पार्टिकल दिखाई देगा। तो अगर इस एक रे की जगह बहुत सारी रेज हो तो उसे हम कहते हैं बीम। तो टिंडल इफेक्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट ड्यू टू विच वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। यानी जैसे हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर से एक टॉर्च की लाइट पास हो रही है, तो इस टॉर्च की लाइट में बहुत सारी रेज होगी। बहुत सारी रेज को हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट पार्टिकल से टकराएगी, पार्टिकल्स उस लाइट को स्कैटर करेंगे, तो वो लाइट हमारी आंखों तक आएगी। एंड जब वो आंखों तक आएगी तब हम उन पार्टिकल को चमकता हुआ देख सकेंगे, यानी हमें लाइट का पाथ इस सॉल्यूशन के अंदर विजिबल होगा, हम देख सकते हैं। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। एक चीज के अंदर हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है, बस इतना ही है टिंडल इफेक्ट। अब ये सॉल्यूशन है मिल्क, टॉर्च के सामने है एयर। एयर में तो हमें ये चीज दिखाई नहीं दे रही, तो क्या एयर में पार्टिकल्स नहीं है? नहीं, एयर में पार्टिकल्स तो हैं पर वो बहुत छोटे हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एयर एक तरह की सॉल्यूशन है एंड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। तो एयर के अंदर लाइट स्कैटर नहीं होती, या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता। इसके आगे ये है मिल्क। मिल्क एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये लाइट को स्कैटर कर सकता है। तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, क्योंकि कोलोइडल के पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं। एंड इसके आगे अगर हम एक मडी वाटर की सॉल्यूशन रख दें तो मडी वाटर के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वो एक तरह की सस्पेंशन सॉल्यूशन होती है। तो ये आराम से लाइट को स्कैटर कर पाते हैं एंड हम इनके अंदर टिंडल इफेक्ट देख पाते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हम टिंडल इफेक्ट नहीं देख सकते, कोलोइडल के अंदर एंड सस्पेंशन के अंदर हम टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी आ जाना।